So we'll be discussing about what all information we will be getting from a stability booklet. Okay, so first is general descriptions of the ship. Okay, second instruction on the use of the booklet. For example, अभी हमारी एक शिप है और हम इमेजिन कर रहे हैं और एक बुक है हमें, ठीक है, और शिप की स्टेबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो पहला फर्स्ट की भाई शिप का लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना, वो तो आइडिया होना चाहिए। तो पहला जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द शिप। दूसरा और कैसे, अभी हम किताब तो उठा लिए, क्या फॉर्मेट है, कैसे क्या उसे यूज़ करना है, वो उसका दिया है इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑन द यूज़ ऑफ बुकलेट। तीसरा दिया है जनरल अरेंजमेंट प्लान शोइंग वाटर टाइट कंपार्टमेंट, ठीक है, क्लोजर वेंट्स, डाउन फ्लडिंग एंगल्स, परमानेंट बलास्ट, अलावेबल डेक लोडिंग्स एंड फ्री बोर्ड डायग्राम्स। ठीक है, जनरल डायग्राम तो एक नॉर्मल जनरल अरेंजमेंट प्लान आपने देखा होगा। तो उसके अंदर ये भी जनरल अरेंजमेंट प्लान दिखाएगा, लेकिन ये वो एरिया दिखाएगा जिससे शिप की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कार्गो या बलास्ट रखा जा सकता है, तो ये वैसी चीज़ें बताए, जैसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट, और कहाँ कहाँ पे वेंटिलेशन है, जैसे कुछ कंटेनर्स पे होते हैं या बल्कि पे होते हैं, हैच कवर पे वेंट्स लगे होते हैं। इन केस अगर उसमें पानी घुस गया तो होल्ड में पानी जाने की वजह से मे बी स्टेबिलिटी शिप की जा सकती है ना। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई वेंट्स कहाँ पर है। तो जनरल अरेंजमेंट प्लान के अंदर शोइंग वाटर टाइट कंपार्टमेंट, क्लोजर वेंट्स, डाउन फ्लडिंग एंगल्स कितना है हमारा, ठीक है, वो पता होना चाहिए। परमानेंट बलास्ट कहाँ पर है, परमानेंट बलास्ट, फिर अलावेबल डेक लोडिंग्स एंड फ्री बोर्ड डायग्राम्स, ठीक है। तो इंस्टेबिलिटी से रिलेटेड है तो डायग्राम्स फ्री बोर्ड्स के तो होने ही है, अलावेबल डेक लोडिंग से तो है, ठीक है। चौथा है हाइड्रोस्टैटिक टेबल्स, क्या कर्व्स भी हो सकता है, एंड क्रॉस कर्व्स ऑफ स्टेबिलिटी कैलकुलेटेड ऑन अ फ्री ट्रिमिंग बेसिस फॉर द रेंजेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंटीसिपेट नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। एक नॉर्मल जो क्रॉस कर्व ऑफ स्टेबिलिटी होता है, ये एक हमारा होता है, ये जो अपन नॉर्मल चीफ ऑफिसर प्रिपेयर करता है यूजिंग क्रॉस कर्व्स, जीजेड कर्व्स एंड के एन कर्व्स। और ये कर्व्स ऑफ स्टेबिलिटी ये है, ये एक अज्यूम कर रहे हैं कि इतना नॉर्मली अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो इतना ये हो सकता है, एंटीसिपेट करके वो एक टेबल दिया हुआ है, हाइड्रोस्टैटिक टेबल। अभी इतना वो सब डीप में नहीं जाना है अपने को, उधर खाली कंटेंट बोलना है। तो हाइड्रोस्टैटिक टेबल, और हाइड्रोस्टैटिक टेबल हमने अपना हाइड्रोस्टैटिक बुक से सम सॉल्व किए थे, तो उसके अंदर क्या क्या अपना एल सी एफ के एम और वी जी और ये सब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो बोल देंगे तो भी चलेगा। हाइड्रोस्टैटिक डेटा मिलता है एंड क्रॉस कर्व्स ऑफ स्टेबिलिटी कैलकुलेटेड ऑन अ फ्री ट्रिमिंग बेसिस फॉर द रेंजेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रिम एंटीसिपेट नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। एंड फिर उसके बाद आता है कैपेसिटी प्लान, ठीक है, कैपेसिटी प्लान रहेगा। अच्छा, सो वो तो जनरल अरेंजमेंट प्लान में हमें पता चल जाएगा कि कंपार्टमेंट यहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब उस कंपार्टमेंट का जो नंबरिंग होगा, जैसे ये 2 स्टार 2 पोर्ट है, उसकी कैपेसिटी मिलेगी किसमें, कैपेसिटी प्लान में, और टेबल शोइंग कैपेसिटीज़ एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ईच कार्गो स्टोरेज स्पेस, ठीक है। तो ये एक हो गया इसका लोकेशन, कंपार्टमेंट का कैपेसिटी हो गया, और कितना क्रॉस का वो स्टेबिलिटी, मतलब अपने को कितना जी जेड पे वो शिप, मतलब अपन कैप्साइज हो सकता है, वो सब आइडिया वगैरह यहाँ पे मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या, टैंक साउंडिंग टेबल्स। टैंक साउंडिंग टेबल्स मतलब अब मान लो जैसे हम कोई टैंक, यार ये नॉर्मल है, टैंक साउंडिंग टेबल्स तो रहना ही चाहिए। शोइंग कैपेसिटी, सेंटर्स ऑफ ग्रेविटी, फ्री सरफेस डेटा फॉर ईच टैंक। टैंक साउंडिंग टेबल शोइंग द कितना डेप्थ है, मतलब 12 मीटर है, 14 मीटर है, तो वो सब उसके अंदर आ गया। यानी अगर हम लोग देखें तो शिप पे पानी कहाँ कहाँ से जा सकता है, वो कंसीडर करके लिक्विड जहाँ जहाँ जा सकता है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें सारे बोल दो। टैंक साउंडिंग टेबल शोइंग कैपेसिटीज़, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड फ्री सरफेस डेटा, फ्री इंफॉर्मेशन ऑन लोडिंग रेस्ट्रिक्शन सच एज मैक्सिमम केजी और मिनिमम जीएम का वॉर टेबल डेट कैन बी यूज टू डिटरमाइन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब इंफॉर्मेशन ऑन लोडिंग रेस्ट्रिक्शंस, कहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑन
लोडिंग रेस्ट्रिक्शंस सच एज मैक्सिमम केजी और मिनिमम जीएम, ठीक है, कर्व और टेबल दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। अब जैसे हर शिप का एक अपना स्टेबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जैसे अपना टिम्बर कार को कैरी करने वाले का अलग क्राइटेरिया है, ऑयल टैंकर का अलग क्राइटेरिया है, पैसेंजर का अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो उसका तो वो उनको फॉलो करना रहता है, ठीक है, कि भाई कुछ भी लोडिंग जीएम कुछ भी करो, लेकिन इतना तो जैसे अभी इनिशियल जीएम इतना ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो सब का इन्फॉर्मेशन ऑन लोडिंग रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ऐसा नहीं पेल के पूरा मतलब भर लिया है कार्गो, वैसा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन ऑन लोडिंग रेस्ट्रिक्शन सच एज मैक्सिमम केजी, मिनिमम जीएम कर्व और टेबल दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। तो इन्फॉर्मेशन ऑन लोडिंग रेट सच एज मैक्सिमम केजी और मिनिमम जीएम कर्व और टेबल, ठीक है, कर्व फॉर्मेट में रहेगा, टेबल फॉर्मेट रिड्यूस टू डिटरमाइन कंप्लायंस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, standard operating condition and example for developing other acceptable loading condition using the information contained in the stability booklet। standard operating condition इसको standard operating conditions and example for developing and other acceptable loading condition using the information standard operating conditions and example for developing other acceptable loading condition। अच्छा, ये इसको अभी हम लोग ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस एंड एग्जांपल फॉर डेवलपिंग अदर एक्सेप्टेबल लोडिंग कंडीशंस यूजिंग द इंफॉर्मेशन कैन स्टेबिलिटी बुकलेट। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी जब लोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बल्क कैरियर है, उसके अंदर क्रेन है, ठीक है, क्रेन से कार्गो लोड कर रहे हैं। तो जब वो क्रेन यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो क्रेन के हाइट के वजह से भी उसमें सम हमने सॉल्व किया, तो उसमें अपना जो जी का पोजीशन है वो चेंज होता है, राइट। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन हो गया ये, एंड एग्जांपल फॉर डेवलपिंग, और उसके अंदर एग्जांपल दिया होना चाहिए कि किस में भी ये क्रेन की वजह से हो सकता है। फिर अगर बलास्ट डिस्चार्ज कर रहे हो आप तो उसकी वजह से भी तो शिफ्ट होगा, या तो प्रोविज़न है, पीछे प्रोविज़न ले रहे हो, ठीक है, नहीं प्रोविज़न ले रहे हैं उससे तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। और उस शिप पर्टिकुलर शिप से रिलेटेड किस किस से अफेक्ट हो सकता है उसका एग्जांपल दिया रहेगा। फॉर डेवलपिंग अदर एक्सेप्टेबल लोडिंग कंडीशन यूजिंग द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन स्टेबिलिटी बुकलेट। फिर इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन एग्जांपल फॉर डेवलपिंग अदर एक्सेप्टेबल लोडिंग यूजिंग द इंफॉर्मेशन, ठीक है। अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेबिलिटी कैलकुलेशन डन इंक्लूडिंग assumptions। अच्छा, स्टेप ब्रीफ, अच्छा ठीक है, स्टेबिलिटी तो नॉर्मल कैलकुलेशन रहेगा, और कुछ कुछ अजम्पशन के बेस पे प्रिकॉशन, जनरल प्रिकॉशन फॉर प्रिवेंटिंग अनइंटेंशनल फ्लडिंग। क्या क्या अनइंटेंशनल फ्लडिंग के क्या क्या प्रिकॉशंस है वो भी अपने को पता होना चाहिए, है ना। जस्ट इन केस सी चेस्ट वॉल वो हमेशा बंद होना चाहिए, ठीक है। पता चला शिप का ड्राफ्ट ज़्यादा है, वाटर लाइन ऊपर है, सी चेस्ट वॉल ओपन है, पानी भर गया टैंक में, पता ही नहीं है, बारिश हो रही है, बारिश की वजह से पानी भर गया, एयर पाइप खुला हुआ था, पानी चला गया, ऐसा, या रफ वेदर में पानी चला गया फोर पीक में, ऐसा सब कंडीशंस है। तो जनरल प्रिकॉशन फॉर प्रिवेंटिंग अनइंटेंशनल फ्लडिंग ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द यूज़ और एनी स्पेशल क्रॉस फ्लडिंग फिटिंग्स विद डिस्क्रिप्शन ऑफ डैमेज कंडीशन विच में रिक्वायर क्रॉस फ्लडिंग। इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द यूज़ एनी स्पेशल क्रॉस फ्लडिंग फिटिंग विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ डैमेज कंडीशन विच में रिक्वायर क्रॉस फ्लडिंग, ये तो पूरा बाउंस गया, ठीक है। एनी अदर नेसेसरी गाइडेंस फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ अ शिप अंडर नॉर्मल एंड एमरजेंसी कंडीशन। एंड कुछ अगर जैसे इसके अंदर है कि कोई गाइडेंस दे रहा है सेफ ऑपरेशन अंडर नॉर्मल इमरजेंसी कंडीशंस, ठीक है। एग्जांपल रफ़ वेदर हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है, हमें पता है कि रफ़ वेदर है, तो इसके अंदर पहले से ही दिया है, जैसे चेन लॉकर है, चेन लॉकर का जो कवर है उसे ढक दो, ठीक है, और फोर पिक का दरवाज़ा वो बंद रखो, क्या मालूम उसमें फॉरवर्ड में है रोल अपना स्लैमिंग ज़्यादा हो रहा है, पानी अंदर चला गया, या आगे का बूबी हैच खुला है, पानी अंदर घुस गया। वैसे तो ये नॉर्मली बंद होने चाहिए, लेकिन वो स्पेशल गाइडेंस में देगा कि रफ़ वेदर में क्या क्या आपको करना है, ऐसा सब, है ना।
Any other necessary guidance for safe operation of ship under normal and emergency condition? नॉर्मल एंड इमरजेंसी कंडीशंस के लिए भी बताएगा कि कैसे क्या एनी नेसेसरी गाइडेंस फॉर सेफ ऑपरेशन ऑफ शिप एंड नॉर्मल एंड इमरजेंसी गाइडेंस. Table for content and index for each booklet. Table of contents and index for each booklet. अच्छा ठीक है, सबके लिए तो एक टेबल देगा ना, क्या क्या कंटेंट है और इंडेक्स फॉर ईच बुकलेट. Inclining test report for the ship or where the stability data is based on sister ship. The inclining test report of that sister ship should the light ship. अच्छा, ये इंक्लाइनिंग रिपोर्ट क्या होता है कि मतलब एक नोन वेट को शिप के अलग अलग पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं या ऊपर नीचे करते हैं, तो जी कितना शिफ्ट होता है वो जानने के लिए. तो ये रिपोर्ट जो है वो भी होना चाहिए. और ये रिपोर्ट कौन से शिप किसके बेस्ड पर है, इस बे और कहाँ पे हमने किया था ये रिपोर्ट वगैरह. दैट डेटा इज़ बेस्ड ऑन अ सिस्टर शिप पे हुआ या इंक्लाइनिंग टेस्ट रिपोर्ट ऑफ दैट शिप अलॉन्ग विद द लाइट शिप मेजरमेंट रिपोर्ट. फिर फॉर शिप इन क्वेश्चन where light ship particulars are determined by other method that from the inclining of this ship or its sister. अरे यार, recommendation for determination. What do you do if a stability book is inaccurate from the time the boat was built and issue only caused? If you have load side. भाई सब बड़े लोग हैं यार. Where light ship materials are determined by other method and from its summary of method used to determine those. Recommendation for determination of ship stability by means of an in-service incline test. Recommendation for determination of ship stability by means of an in-service incline test. तो ठीक है, 15 में से 10 भी बोल देंगे तो यार बहुत है. So this is the step. अच्छा, ये है क्या स्टेबिलिटी बुक रेट, वो भी देख लेते ना. और सो थैंक्स टू मरीन ज्ञान, ये जो भी है भाई इनके उसके बेस पे हम लोग देख रहे हैं. तो ईच शिप शुड बी प्रोवाइडेड विथ, ये यार